नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। एडुटेरिया BSSC CGL 4 के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर 1 से 10 तक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे। और आज हम लोग सेट नंबर 11 करेंगे, ठीक है। चलिए, और यह उम्मीद है कि अप्रैल 2026 में आपका जो SSC CGL 4 का जो PT है वो हो जाना है। तो तैयारी एकदम ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी, ये इसका जो संबंध है वो शिक्षा विभाग से है, ठीक है ना। शिक्षा विभाग से है। देखिए, 2024 के दिसंबर में केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन किया है, जिसके तहत स्कूलों को कक्षा 5 और 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति दी गई है, ठीक है। यदि वे बच्चे साल के अंत में परीक्षा में असफल होते हैं तो 2 माह का अतिरिक्त उनको टाइम मिलेगा, उनको पढ़ाया जाएगा और फिर से पुनः परीक्षा उनके लिए आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नो डिटेंशन पॉलिसी किस विभाग से है? शिक्षा विभाग से। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 9 एवं 11th में नामांकन वाले ST छात्रों के ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा प्रश्न देखिए। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, ठीक है। तो ये जो गीता सामोता है ये CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, और इनका नाम याद रखिएगा, गीता सामोता, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है, ठीक है। तो ये जीता है हमारे प्यारे देश भारत ने, ठीक है। और बांग्लादेश को हराकर यह जो SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप है ये भारत ने जीता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये चैम्पियनशिप है इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? फुटबॉल से है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मिथेनॉल संयंत्र की शुरुआत किस देश में की गई है, ठीक है। तो ये जो दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मिथेनॉल संयंत्र है इसकी शुरुआत हुई है डेनमार्क में, ठीक है। और यह जो परियोजना है यूरोपियन एनर्जी और जापान, ठीक है, के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है, ठीक। ध्यान रखना है आपको। चलिए, उसके बाद देखिए, छठा प्रश्न देखिए। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अजय कुमार, ठीक है। अजय कुमार 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और पहले ये भारत सरकार में रक्षा सचिव के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो UPSC का जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु अगर पूरी हो जाती है तो पहले ही उनको अपना पद कार्यकाल उनका समाप्त हो जाता है, ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव थीम के साथ मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है ये? 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस, और थीम क्या था? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है 2025 में 130वां, ठीक है। तो C हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये UNDP,
ठीक है, ये जारी करता है इसको। और ये ध्यान रखना है कि 2022 में 2024 में हमारा पोजीशन था 134वां, ठीक है। 2025 में आ गया है पोजीशन 130वां, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। तो बजट में जो मुख्य सिद्धांत बताया गया है वो 6 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जैसे कि शून्य गरीबी, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, 100% कुशल कामगार के साथ रोजगार, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी, किसान भारत को दुनिया की खाद्य की टोकरी बना रहे हैं, और छठा है सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। और कब इसको किया गया था, बजट कब पास किया गया था, तो ये हुआ था आपका 1 फरवरी 2025। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो समुद्रयान परियोजना के लिए 600 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 2025 में कब से कब तक किया गया। तो भारत ऊर्जा सप्ताह जो है इसका आयोजन किया गया 11 से 14 फरवरी तक, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या किया गया है। तो फोर्ट विलियम का नाम बदल के कर दिया गया है विजय दुर्ग, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत द्वारा कोयला उत्पादन में अप्रैल 2025 तक कितना वृद्धि अर्जित किया गया है। तो भारत द्वारा कोयला उत्पादन में 3.63% की वृद्धि की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। और अभी भी हमारे देश में 70% से अधिक जो बिजली की आवश्यकताएं हैं वो कोयला के द्वारा ही, यानी कि तापीय ऊर्जा के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो हथियारों पर पैसा खर्च करने वालों की सूची में सबसे ज़्यादा जो हथियार पे खर्च कर रहे हैं उन देशों की सूची में सबसे पहले तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, और 5वें नंबर पे हम लोग हैं, ठीक है, यानी कि भारत है, ठीक। प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2025 का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये मिला है किनको, कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। और 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग के द्वारा होता है। तो नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग के द्वारा जो बीमारी होती है उसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। और बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है बहुत जानलेवा हो जाता है, और ये हेमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथेमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, ठीक है। और 4 महीने से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला सबसे जो पहला तत्व था वो था टेक्नीशियम, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक है 43, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। तो इसमें हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैडमियम, ठीक है। क्या होता है कि सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और कैडमियम जो है इसका आयनन विभव कम होता है, तो ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैडमियम, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण होते हैं, ठीक है। तो सत्य है, पहला ही हमारा दिख रहा है कि सत्य है, ठीक है। अपचयन में ग्रहण होते हैं। और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है, नहीं, ठीक है। और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, नहीं। और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है, नहीं। तो ये हमारा आंसर
हो जाएगा। ठीक है, पहला ही हमारा कथन सही है। 20वां प्रश्न देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी ठीक है। और इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है उपस्थित, ये गलत है। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी नंबर जो है आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? तो टाइलिन जो एंजाइम है वो हमारे लार ग्रंथियों से निकलता है और यह शर्करा को मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विशेषता नहीं होती है ये हमको बताना है। तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है, पर पोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, बिल्कुल सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। ठीक है, तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा, विषाणुओं में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है जो लैंगिक प्रजनन में नहीं होता है? तो देखिए, जो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होते हैं क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि सामान्य कोशिका द्वारा विभाजन होता है, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। ठीक है, तो किसमें जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, उसमें सामान्य कोशिका विभाजन हो जाता है, और अमीबा पैरामीशियम है तो उसमें विखंडन होता है, ईस्ट और हाइड्रा है तो उसमें मुकुलन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं धान के खेतों में। ठीक है, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं, और नील हरित शैवाल किसानों द्वारा जैविक खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो धान के खेतों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक यानी कि कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है? तो देखिए, जो जाइलम ऊतक है इसको हम लोग कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, और यह जो ऊतक है जाइलम, यह पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है लिनियस को। आप लोग जानते होंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है लिनियस को। ठीक है, और इनको आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो जो श्वेत फास्फोरस है वो अधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशीलता के कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है। ठीक है, तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में जो कुल तत्व हैं उनकी संख्या है 18। ठीक है, पहला आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8, चौथा आवर्त में 18, पांचवा आवर्त में 18। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और छठे आवर्त में 32, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ठीक है, तो इसमें जो आयोडीन है वो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। आप लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, और इस रेखा पर कुछ आने वाले तत्व हैं जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको हम लोग उपधातु कहते हैं। लेकिन आयोडीन जो है वो एक अधातु है, और ये सिर्फ अधातु का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, परमाणु में
कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम जो है नियंत्रित होता है ऑफ बाउस सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तथा इस स्तर के पूर्णतया भर जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों की ओर बढ़ता है। यह क्रम चलता रहता है और यह नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक सरल विधि प्रदान करता है। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो पीतल है, कांसा है, इस सब में कॉपर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो ये ठीक है। और जर्मन सिल्वर एवं रोल्ड गोल्ड, ठीक है, तो यहाँ भी ये भी ठीक है। गन मेटल एवं डेल्टा मेटल ये भी ठीक है। तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, तो रोज मेटल और टाइप मेटल जो होता है इसमें तो कॉपर पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो रोज मेटल और टाइप मेटल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, घर्षण बल डैश कार्य करता है, तो घर्षण बल जो कार्य करता है वो बल की दिशा के विपरीत काम करता है, तभी ना घर्षण होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि विपरीत काम करता है तो इसलिए घर्षण से दिक्कतें आती हैं मूवमेंट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तो इनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी ठीक है। उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है और उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक कुशल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, ठीक है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब माना जाता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो बल वस्तु को गति देने में मदद करता है जिससे कार्य धनात्मक हो जाता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो विद्युत रोधी पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो 10 का पावर 12 ओम मीटर से 10 का पावर 17 ओम मीटर तक होता है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ या ज्वाला उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर जो लौ का जो रंग होता है वो नीला रंग का होता है। आप लोगों ने मोमबत्ती का जलना का अध्ययन किया होगा 8वीं क्लास के विज्ञान की किताब में, और वहाँ आपको दिखेगा कि आपूर्ति जब पर्याप्त होती है तो नीले रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है और वो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है और सबसे गर्म भी होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 देख लीजिए। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, तो फ्यूज का जो सिद्धांत है भाई साहब वो संबंधित है विद्युत के तापीय प्रभाव से। ठीक है, क्या होता है कि फ्यूज में जो तार उपयोग होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है ताकि वोल्टेज अगर बढ़े, ठीक है, तो फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचा सके। ठीक है, तो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे काम करता है, यानी कि विद्युत का तापीय प्रभाव। 38वां प्रश्न देख लीजिए। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। ठीक है, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता हो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। प्रायः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ़ का द्रवणांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं। तो तालाब में जब शांत जल में पत्थर हम लोग फेंकते हैं तो जो लहरें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ होती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
40वां प्रश्न देखिए, वायु में वायुयान या पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या है? तो देखिए, वो भले ही वायुयान से टकरा जाए, लेकिन जो अनुभव होने वाला बल है वो बराबर होगा। ठीक है, और ये कैसे होता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, गति का नियम, उसके हिसाब से ये होता है। ठीक है, न्यूटन का जो तृतीय नियम है गति का, वो कहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करता है। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ क्रिया करती हैं तो एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि ये लिया गया किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, वो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। बलदेव सिंह जी थे, वो रक्षा मंत्री थे। तो ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछ देता है कि उस समय जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो जैसे लियाकत अली खान, और रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। तो सब ध्यान रखना है। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो ये कहा था किन्होंने? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि सबसे सम्मानित भाग संविधान का जो है वो हमारा प्रस्तावना है। ठीक है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, और यह संविधान का आभूषण है। ठीक है, क्या मुंशी साहब ने कहा था कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? ठीक है, सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है? तो पंचायत भंग होने की स्थिति में जो चुनाव हो जाना चाहिए वो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए चुनाव। ठीक है, चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? तो सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है अनुच्छेद 43 ख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 39 घ जो दिख रहा है, ये पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात करता है। 39 ख जो है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो सबसे पहला जो बजट प्रस्तुत किया था वो R.K. षणमुखम शेट्टी ने किया था। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अभी हम लोग अंतरिम सरकार के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली खान थे, और ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी। ठीक है, निम्न में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो संयुक्त बैठक जो बुला सकता है वो कौन? हमारे देश के राष्ट्रपति बुला सकते हैं, और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बुलाने के बारे में, ठीक है, प्रावधान है कि अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, और जो संयुक्त बैठक होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और चलिए 48वां प्रश्न देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है वो कौन करता है? IMF। ठीक है, IMF। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। IMF की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? ठीक है, तो GDP गणना करने की विधि इसमें से नहीं है पूछ रहा है। तो उत्पाद विधि से होता है, आय विधि से होता है, व्यय विधि से होता है। तो ये जो आपका B नंबर दिया है ह्रासमान लागत विधि, ये हमारा GDP गणना करने की विधि नहीं है। ठीक है, चलिए
अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम जो शुरू किया गया था वो राजस्थान में शुरू किया गया था। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल प्रति माह कुल 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा 2000 में इसको शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, बिल्कुल ठीक है। बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली, ये भी आपका ठीक है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण नहीं, ये भी होगा पश्चिम चंपारण। तो यही हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मुंगेर में भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बिल्कुल सही है। किस शासक ने एकराट तथा सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी? तो ये जो उपाधि धारण की थी वो महापद्मनंद ने धारण की थी। ठीक है, महापद्मनंद जो था उसने 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना इसने की थी, और महापद्मनंद जो था उसी को भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, चलिए बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। तो दोनों सेंटेंस जो है वो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, दोनों सेंटेंस गड़बड़ है। तो पूछ रहा है सत्य कथन, तो ना एक सही है ना दो सही है। देखिए बक्सर का जो युद्ध है 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और दूसरे तरफ अंग्रेज़ों की संयुक्त सेनाएं थीं। ठीक है, और इसमें जीत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और यही वो लड़ाई है जिसके बाद अंग्रेज़ों का जो जड़ है भारत में, फिर उसके बाद कोई हिला नहीं सका, इतना निर्णायक यह लड़ाई हुई थी। ठीक है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था, ना कि फौजदारी। तो ये आपका 53 हो गया। 54 देखिए, वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो ये महाभियोग जो चला था वारेन हेस्टिंग्स पर एडमंड बर्ग के द्वारा चलाया गया था। क्या हुआ था कि जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्ग ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने और सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, और फिर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा उसके ऊपर चलाया गया। 7 वर्षों तक चला यह मुकदमा, और अंततः 1795 में हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो 55वां देख लीजिए। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, 1822 में लागू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, चलिए, और आगरा और पंजाब में लागू की गई थी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि शामिल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे? तो ये जो किया था वो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि पूरा उसने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की योजना बना ली थी, और मुग़ल कंपनी द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उस पर जो मुग़ल बादशाहों के नाम हुआ करते थे उसको भी उसने हटा दिया था। 1849 में उसने ऐलान किया बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, और इसका मतलब था कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, सिर्फ उनको राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, चलिए 57वां देखिए। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा की समाप्ति के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए 58वां प्रश्न देखिए। अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो उनका जो तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं।
लेकिन ये तर्क जो था सिर्फ कहने के लिए था। और ये उन लोगों का प्रयास था बंगाल के विभाजन का, कि बंगाल के क्षेत्र में जो राष्ट्रवाद फैल रहा था तो उसको फूट डाल के राज्य को तोड़ के और हम लोग इस राष्ट्रवाद का जो तूफान है इसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और कहने के लिए वो लोग कहते थे कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सही कालानुक्रम से उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर आपका मोहम्मद गोरी, फिर आपका चंगेज़ खां, फिर आपका तैमूर। ठीक है, तो ये हमारा क्रम सही हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, आप लोग भली बात जानते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 999 से लेके 1027 के बीच। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण हुआ 1175 में। ठीक है, ध्यान रखना है। और उसके बाद चंगेज़ खां की बात आती है और उसके बाद जो है हम लोग तैमूर के बारे में 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, ये भी आपको, दोनों भाई थे और उनके एक गुरुजी थे गुरु विद्यारण्य, उनके सहयोग से इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, बिहार टाइम्स जो पत्रिका थी उसके संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी महेश नारायण थे, नंदकिशोर जी भी थे और श्री कृष्ण सहाय भी थे। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। यह जो पठार है झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में विस्तृत है। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम बताइए। घटता क्रम बताना है, यानी कि सबसे पहले हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है। तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। तो सी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%, फिर आर्गन का पोजीशन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है वो ए वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जर्मनी के बहुत सुप्रसिद्ध मौसमविद थे, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, चलिए, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो प्रभावी कोरियोलिस बल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यह बल उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक, जबकि विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। चलिए, 66वां देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाली जो सीमा है उसको हम लोग कहते हैं मोह असंबंधता। ठीक है, मोह असंबंधता या भूपर्पटी और ठोस ऊपरी मेंटल को अलग करता है। ठीक है, बाकी भी आप रिवीजन कर लीजिएगा कि कॉनरोड असंबंधता किसको बोलते हैं। तो यह ऊपरी ग्रेनाइट भूपर्पटी और निचली बेसाल्टिक भूपर्पटी को अलग करती है। उसी तरह से लेहमैन असंबंधता जो है वो बाह्य क्रोड और ठोस आंतरिक क्रोड को अलग करती है। उसके बाद गुटेनबर्ग असंबंधता है, तो यह जो है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करता है, सॉरी, यह ठोस मेंटल को तरल बाहरी क्रोड से अलग करती है। ठीक है, चलिए, 67वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? ठीक है, तो ये जो हमारा ए में ही दिया हुआ है ना, स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया, इसकी जो
तट रेखा है वो भूमध्य सागर के साथ लगती है। ठीक है, चलिए 68वां देखिए, आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ऑर्किड और ब्रोमिलाइड जो परजीवी पौधे हैं वो वर्षा वन में उगते हैं। ठीक है, और वर्षावन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उत्पन्न होते हैं और ये इतने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं को छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। इस क्षेत्र की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। इस प्रकार के वन में परजीवी पौधों के रूप में आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कि वर्षा वन। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण है ये तो है ही इस कारण में। ठीक है, कृषि प्रसार भी है और वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं भी हैं। तो नहीं है जब पूछ रहा है तो नहीं में हमारा आंसर हो जाएगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि ईंधन लकड़ी के लिए जो लकड़ी लोग उठा के ले जाते हैं वो बहुत से बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, तना उसको तोड़ के उससे अपना काम चलाएंगे। पेड़ तो नहीं नष्ट होता है उससे। ठीक है ना, तो इस चारों में से जो ऑप्शन होगा वो सी हमारा ठीक ऑप्शन है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान जो है वो मेघालय में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और 5 सितंबर को तो आप लोग जानते ही हैं। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो विश्व युवा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए 72वां प्रश्न देखिए, इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दूध सागर मांडवी है, करेक्ट है। और चित्रकूट इंद्रावती करेक्ट है। जोग शरावती करेक्ट है। अमृत धारा नर्मदा पे नहीं है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो कांवर झील है। ठीक है, बेगूसराय में आपको ये पड़ता है जो बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, 16 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय है रोम में। ठीक है, इटली में, रोम में। ठीक है, 75वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो शिकारी कहा जाता है किसको? ओरियन को। ठीक है, और इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। शिकारी के रूप में इसको लोगों ने पहचाना था, प्राचीन यूनानियों ने, और फिर इसका नाम रख दिया गया था ओरियन। ठीक है, जो कि बहुत प्रसिद्ध एक शिकारी था। तो ओरियन को ही शिकारी कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपको सेट नंबर 11। अच्छे से इसको पढ़िए, तैयार कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी और सेट्स पूरे किताब का आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।